बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि 48 घंटे के नोटिस में जब मैंने आपको यहां दावत दी तो जिस तरह आज आप यहां परेड ग्राउंड पे आए हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि मैं अपने सामने एक जिंदा कौम देख रहा हूं। एक कौम जिसमें शऊर है, जो पाकिस्तान के मसले के ऊपर, पाकिस्तान के मसले मसाइल समझ बैठे हैं। मैं आज खास तौर पे यहां ख्वातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूं। गर्मी में, इतनी गर्मी में आप कम से कम, मैं 4 घंटे से देख रहा हूं, माशाल्लाह आपका एंथुसियाज्म, आपका जुनून। मुझे खुशी है कि हमारी ख्वातीन भी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने में पूरी तरह शिरकत कर रही हमारे साथ। मैं कई दफा सोचता हूं कि ये कितनी अजीब चीज है कि मगरिब से एनजीओज यहां आते हैं हमारी ख्वातीन को आजाद करने के लिए। ये अजीब चीज है। वहां से मेमें आती हैं हमारी ख्वातीन को बताने के लिए कि उनके हुकूक क्या हैं। ये सामने वो ख्वातीन हैं जो जानती हैं उनके हुकूक क्या हैं। धरने से मैं आपको देख रहा हूं, धरने में जिस तरह हमारी ख्वातीन ने शिरकत की, और मैं इसको नेशन बिल्डिंग कहता हूं, कौम बनाने में, कौम को जगाने में। जब एक मुल्क की ख्वातीन जाग जाती हैं, उस कौम को कोई नहीं रोक सकता। मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में, मुझे बनाने में, मेरी वालदा शौकत खानम थी। और शौकत खानम वो मां थी जो सियासी थी, शऊर था, मुल्क की दर्द रखती थी। तकलीफ होती थी जब देखती थी कि वो जो कायदे आजम ने पाकिस्तान सोचा था, उसको जब नीचे जाते देखा तो मुझे याद है, मैं छोटा सा, जब मैं बड़ा भी हो रहा था तो मैं उनकी तकलीफ देखता था। तकलीफ होती थी उनको, दर्द थी। और वो मेरी मां ने मेरे अंदर जो सिर्फ पाकिस्तानियों, नौजवानों, मैं आप में डालना चाहता हूं, वो ये, बचपन से मेरी मां ने मुझे ये कहा कि इंसाफ के लिए खड़े हो, सच और हक के लिए खड़े हो। बचपन से मैं ये सुनता आया कि तुमने कभी जुल्म के सामने नहीं झुकना, तुमने जालिम के सामने खड़े होना है। तो मैं इसलिए खुश हूं कि हमारी जो ख्वातीन हैं एक एक चीज समझती हैं, इश्यूज समझती हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है वो एक अजीम जनरेशन बनेगी इंशाल्लाह। मैं आप सबका पीछे तक शुक्रगुजार हूं कि इतनी गर्मी में आपको देख रहा हूं मैं,
कि कोई आप में कोई ना गया है ना जाने का सोचा है, और वैसे का वैसा आपका जुनून मैं देख रहा हूं। मैं आप सबका आज दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने आज अभी जाना ना, क्योंकि मैंने आपसे बड़ी अहम बातें करनी है, दिल की बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 5 जजेस का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो जेआईटी के मेंबर्स थे, मैं जेआईटी के मेंबर्स, मैं आज आपको मैं सलूट करता हूं। मुझे पता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर था। मुझे पता है कि जब एक माफिया से, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है। माफिया या खरीदने की कोशिश करता है, और या फिर डराने की, इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। इनको कितना पैसा इस माफिया ने दिया होगा, ऑफर्स दी होंगी। अगर मेरे जैसे आदमी को ये पैसा दे सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं अरबों रुपए की, तो उनके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला होगा। और ये हमारे जो जजेस हैं, मैं तो आपकी आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं तो आज आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। इसी परेड ग्राउंड पे 2 नवंबर को मैंने आपको बुलाया। हमने 2 नवंबर का लॉकडाउन, हमने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सड़कों पे नहीं आएंगे। हमने ये क्यों फैसला किया? क्योंकि 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुझे कहा, हमें कहा कि आप अदालत में आए, आप अदालत में आके इस मसले को हल करें, अब सड़कों पे ना जाएं। जब मैंने फैसला किया अदालत में आने का, मायूसी थी, मेरे कारकुनों में मायूसी थी, नौजवानों में मायूसी थी, सहाफियों में मायूसी थी। मुझे लोगों ने आके कहा कि इमरान खान, तो इतना बड़ा मौका था, सड़कों पे आना था, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी तारीख है कि जब भी हमारी अदालतों ने ताकतवर के खिलाफ फैसला करना हो, तो वो ताकतवर के खिलाफ फैसला नहीं करते। हमारी अदालतों की तारीख ये थी कि वो ताकतवर के साथ जाते थे, वो सिर्फ कमजोर के खिलाफ फैसला करते थे। तो हमारे सहाफियों ने, हमारे कई तज्जिया नगार जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने मुझे कहा, और खास तौर पे हमारे नौजवानों ने कहा कि इतना सुनहरी मौका था इंसाफ लेने का, अब आप अदालत में चले गए, इंसाफ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने कहा बहुत बड़ी गलती की। हमारे सियासी कजन तारुल कादरी ने कहा बड़ी गलती की। तो आज मैं इसलिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने पाकिस्तानियों को उम्मीद दी, आपने हमें उम्मीद दी है पाकिस्तान में, आपने वो काम कर दिया है
कि जो मैं नए पाकिस्तान की ख्वाब देखता था, आपने उस नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। नया पाकिस्तान मेट्रो से, सड़कों से, अंडर और ओवर पास से नहीं बनना था। नए पाकिस्तान की बुनियाद इंसाफ पे, अदल और इंसाफ पे रखी जानी थी। यहां ज्यादातर नौजवान हैं। नौजवानों, ये आज दिन नोट कर लो और मेरी बात सुन लो। इस बात को अपने ज़हन पे डाल लेना, ये सारी जिंदगी याद रखना कि जो इंसान तसव्वुर कर सकता है वो हो सकता है। जो अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, याद रखें, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि आदम के सामने झुको। क्यों कहा था? फरिश्तों के आग के बने हुए थे, उनके पास कितनी पावर होगी, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि ये जो इंसान मिट्टी का बना हुआ है, मैंने बनाया, इसके सामने झुको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको कितनी ताकत दी है। जो अशरफुल मखलूकात है, उसके मुतल्लिक मौलाना रूमी ने कहा था, मौलाना रूमी ने कहा था कि अल्लाह ने जब कहा इंसानों को कि जब मैंने तुम्हें पर दिए हैं, इंसानों, जब मैंने तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं, क्यों तुम जमीन पे चूंटियों की तरह फिर रेंग रहे हो? इंसानों, आपको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं इमरान खान क्या हूं? क्या मेरे में कौन सी बड़ी सिफ्त थी? मैं ये आज आप नौजवानों आपको बताना चाहता हूं कि आप सब इमरान खान से भी बड़े इंसान बन सकते हो। आप सब में अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, लेकिन उस सलाहियत को ढूंढो, उस सलाहियत को अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे सब के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को ढूंढो। जो दुनिया के अजीम लीडर, दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे। उनकी जिंदगी से सीखने का अल्लाह ने हमें कुरान में कहा हुआ है कि उनकी जिंदगी से सीखो। उनकी जिंदगी, मैं सबको कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी का एक एक दिन पढ़ो कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। मुझे लोग कहते हैं, इमरान खान तुम 21 साल से लगे हुए थे, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं अब कर सकता, हार मान जाऊं? बड़े लोगों ने मुझे कहा कि क्या चीज थी कि 21 साल से तुम लगे हुए उस जद्दोजहद में, थके नहीं? तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मुझे जब अल्लाह ने ईमान दिया, और ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी, अगर कोई नेमत एक जो मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बच्चों को ईमान दे। मुसलमान होना और ईमान लाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मुसलमान तो सारे अपने आप को कहते हैं कि तुम्हें ईमान है, क्योंकि ईमान, जो ईमान है वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक बड़ा इंसान बना देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। उसको समझने के लिए
आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझनी पड़ेगी। सोचें कि दुनिया के अजीम लीडर, जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि पैगाम उन अल्लाह का लेके जाओ अवाम में, तो आप जानते हैं कि 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। वो इंसान जिसने वो कर दिया जो दुनिया की तारीख में किसी इंसान ने नहीं किया। 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। बुरे वक्त आए, उनके ऊपर बुरे वक्त आए। ऐसा वक्त आया कि गालिबन तैफ में जब वो लोगों को अल्लाह का पैगाम लेके गए तो उनके बड़ों ने कहा बच्चों को कि पत्थर मार के इनको निकालो। जख्मी हुए, अकेले थे, वो भी छोड़ सकते थे। तो मैंने उनकी जिंदगी से सीखा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश पूरी की। वो उनका काम था सिर्फ कोशिश करना, जद्दोजहद करना, जिहाद करना। कामयाबी अल्लाह ने देनी थी। 13 साल के बाद जब सबसे मुश्किल रात, जब उन लोग उनको मारने आए और वो जब रात अपनी जान बचा के हजरत अबू बकर के साथ मदीना पहुंचे, तो कौन समझ रहा था कि वो उनकी अरूज का आगाज शुरू हुआ। तो मैं जो आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब जो चाहे कर सकते हैं, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह में ईमान रखो। हार कभी ना मानना, हर बुरे वक्त से सीखना। अल्लाह बुरा वक्त आपको सिखाने के लिए भेजता है। वो जो शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराया वकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुश्किल वक्त इंसानों पे जब आता है, इंसान जब मुश्किल वक्त के सामने खड़ा होता है, इंसान बड़ा हो जाता है और बड़ा इंसान बन जाता है। तो आप सबके लिए नौजवानों, आज जिधर हम खड़े हैं, मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। मुझे आज जिस तरह की मैं कौम देख रहा हूं, जिस तरह के हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, जिस तरह की हमारी आवाम में शऊर आ गया है, मुझे नजर आ रहा है कि अभी मैच नहीं खत्म हुआ। मैच तो खत्म होता है जब आखिरी गेंद खेला जाता है। अभी मैच नहीं खत्म हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको भी खुशखबरी दे रहा हूं कि नए पाकिस्तान का मैच अब जीत गए। अब तहरीक ये होगा टीम, ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो नियत साफ तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक ये होगा टीम, ये प्यारा पाकिस्तान। कायद का था फरमान, कायद का था फरमान, है पाकिस्तान। अब थोड़ी आतिशबाजी का भी बाद में। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो नया पाकिस्तान है, मैं सब चाहता हूं आप अपने ज़हनों में तसव्वुर करें कि वो नया पाकिस्तान क्या होगा। नौजवानों, डीजल के ऊपर भी मैं बाद में आता हूं। ख्वातीन, बच्चों, सबको मैं ये चाहता हूं थोड़ी देर के लिए कि अपने ज़हन में एक तसव्वुर लेके आओ कि नया पाकिस्तान क्या होगा। मैं आपको बताता हूं नया पाकिस्तान मेरा क्या होगा। मेरे नए पाकिस्तान में हम ऐसे
हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसी इस्लाहत लेके आएंगे कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ज़कात देने को लोग नहीं मिलेंगे। हम अपने मुल्क से बाहर पैसा भेजेंगे गरीब मुल्कों को ज़कात देने के लिए। ये आप में से कई समझते हैं कि ये ऐसा ख्वाब है जो हो ही नहीं सकता। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये दिन याद रख लेना, ये दिन आएगा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कि यहां आपको गरीब लोग नहीं मिलेंगे। ये दिन आएगा। इसको कहते हैं बड़ा ख्वाब। छोटा ख्वाब तो वो है कि मैं एक घर ले लूं तो मैं दूसरा घर ले लूं, मैं फिर पैनामा में घर ले लूं, मैं लंदन में ले लूं। ये छोटे ख्वाब है। बड़ा ख्वाब ये है कि हम इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाएं कि यहां गरीब लोग ना हमें मिलें। हम गरीब मुल्कों की खिदमत करें। हम यहां से टीमें भेजें डॉक्टर्स की, सोशल वर्कर्स की, कि वो गरीब मुल्कों में जाके उनके गरीबों की मदद करें। ये ख्वाब का पहला, ये है हमारा एंड, जिधर हमने पहुंचना है। उससे पहले, और ये याद रखें, सुने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए, आप जानते हैं कि दो सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। बीच में था छोटी सी मदीना की रियासत। ये दुनिया की तारीख बताती है कि वो अरब जो सबसे गरीब थे, अमीर तरीन दो रियासतें थी। एक तरफ रोमन एम्पायर और एक तरफ पर्शियन एम्पायर। ये दुनिया की तारीख गवाही देती है कि हमारे हबीब, अल्लाह के हबीब, हमारे लीडर, हमारे पैगंबर, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उसके 30 साल के बाद वक्त आया कि मुसलमानों की रियासत में गरीब लोग नहीं मिलते थे। ये दुनिया की तारीख में, ये तारीखी फैक्ट है। ये हो सकता है तो हमने पॉलिसीज बनानी है। जो सारी हमारी पॉलिसीज होंगी, हमने गुर्बत इस मुल्क में कैसे कम करनी है, हमने तालीम का निजाम कैसा बनाना है, जिधर सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम हो और सबसे अच्छी तालीम हो। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे जो ना पढ़ सके वो प्राइवेट स्कूलों में जाए। सारे बेहतरीन हमारा टैलेंट, हमारे ज़हीन बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। ये आज फ्रांस और जर्मनी में ये तालीमी निजाम है। बेहतरीन तालीम गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त, और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जा सकते वो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। उल्टा है जो पाकिस्तान में है। मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो तालीम में जो उन्होंने इस्लाहत की, आतिफ खान या मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं आपको मुबारक देता हूं कि 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में गया। आपको मुबारक हो। फिर अस्पतालों में, हमारे सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज हो। हमारे सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज हो। सिर्फ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पतालों में हो। यह भी आज मगरिब में होता है। और ऐसा इलाज हो कि किसी गरीब आदमी को फिक्र ना हो अगर घर में बीमारी हो। मैं फिर खैबर पख्तूनख्वा को मुबारक देता हूं कि उन्होंने हेल्थ कार्ड निकाला है, हेल्थ इंश्योरेंस निकाली है पहली दफा पाकिस्तान में। 60% लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनके पास, उनके घरानों में हेल्थ कार्ड है। 5.5 लाख रुपया उनको मिलता है। 5.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं जाके। आप सब सुन रहे हैं कि यह भी पाकिस्तान में हो गया है।
कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में गरीब आदमी के घर में बीमारी हो तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। ये एक वक्त आएगा इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी कौम को हम हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे ताकि अस्पतालों में बेचारों को दवाइयां ना ढूंढनी पड़े। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंसाफ का निजाम। हम वो इंसाफ चाहते हैं पाकिस्तान में जो मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और एक कमजोर के लिए, यानी एक सबके लिए एक कानून, जो कि आज मगरिब में है, स्कैंडिनेविया में है। ये पाकिस्तानी देख रहे होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो सबसे ज्यादा खुश हैं। ये जो 5 मेंबर बेंच ने जो अदलिया ने फैसला किया, जितनी खुशी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वो शायद आपको ना हुई हो, क्योंकि वो देखते हैं उन मुल्कों में इंसाफ का निजाम और वो तरसे हुए थे कि कब एक ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी ताकतवर को कानून के नीचे लाएंगे। तो हम वो पाकिस्तान का कानूनी निजाम लाना देखना चाहते हैं जिधर ये ना हो कि एक वो मोटरसाइकिल रोकता है पुलिस वाला, वो बेचारा कानून तोड़ा हो ना हो, उस बेचारे को पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लैंड क्रूजर वाला वो कानून तोड़ता है, उसे रोकता है, तो वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं, पुलिस वाले को कहता है। ये है अलमिया पाकिस्तान में। आपने देखा कि जेआईटी के सामने जब इसहाक डार और शरीफ खानदान पेश हो रहा था, आपने उनकी जुबान बाहर निकल के सुनी थी। बजाय जवाब देने के अंदर वो बाहर निकल के कहते थे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये है अलमिया इस मुल्क का, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमें उम्मीद दी है कि इंशाल्लाह हम भी इस मुल्क में वो निजाम लेके आएंगे। और फिर जो एहतसाब शुरू होगा वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो नैब होगी वो किसी को नहीं छोड़ेगी। बड़े अब तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं इमरान साहब आप भी पार्टी में हर किस्म के लोग ले रहे हैं, आप में और बाकियों में क्या फर्क होगा? ये फर्क होगा, सुन लो, मैं आज इमरान खान आपके सामने खड़े होके आप सबके सामने ये दावा करता हूं कि जो इंशाल्लाह जब हम और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की बारी आएगी, इंशाल्लाह हमारे दौर में जो नैब होगी वो इंतजार नहीं करेगी कि प्राइम मिनिस्टर उसे पूछे। जो नैब होगी, जो कानून तोड़ेगा उसको पकड़ेगी। यहां से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। मैं ये आपसे, मेरा वादा है आपसे कि जो भी हमारी पार्टी में आना चाहता है आ सकता है। 1000 हमने टिकट देने हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर कोई भी करप्शन करेगा मैं जिम्मेदार होऊंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि किसी को ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक ऐसा निजाम लेके बनाऊंगा, ऐसी नैब बनाऊंगा, ऐसी एफआईए बनेगी, हमारी एफबीआर आजाद होगी, ऑटोनोमस होगी, एक इदारा बनेगा। ऐसे मजबूत इदारे बनाएंगे कि किसी की जरूरत नहीं होगी करप्शन करने की, किसी की जरूरत टैक्स चोरी करने की नहीं होगी। और मैं दूसरा दावा करता हूं कि इंशाल्लाह इसी पाकिस्तानियों से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। कभी हमें ना किसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी, ना किसी से कर्जे लेने पड़ेंगे। यही पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा करेंगे।
इतना पैसा इकट्ठा करेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, हम अस्पताल ठीक कर सकेंगे, हम लोगों बच्चों को साफ पीने का पानी दे सकेंगे। हम इसमें एक इंसानियत का निजाम लेके आएंगे, एक फलाई रियासत बनाएंगे। पैसे तब इकट्ठे होंगे जब एक मजबूत एफबीआर बनेगी, जब कोई भी जो भी बड़े बड़े यहां मगरमच्छ हैं जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स के नेट पे नीचे लेके आएंगे। लोगों को एहसास दिलवाएंगे कि लोग टैक्स दें। कैसे? कि हम आवाम का टैक्स का पैसा, उसकी हम कदर करेंगे। जो मेरी सबसे पहले नजर है वो है लाहौर गवर्नर हाउस के ऊपर। एक गरीब कौम के अंदर अंग्रेज जो हमारे हुक्मरान थे, वो ये बड़े बड़े महल बना गए बताने के लिए, हमारी गुलामी का एहसास दिलवाने के। जिस मुल्क में तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर के करीब या नीचे हो, कैसे हम ये बड़े बड़े महलात में एक गवर्नर को ठहरा सकते हैं? कैसे इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउसेस में जिसका दिन का खर्चा 45 लाख रुपया हो, कैसे एक गरीब मुल्क में ये पैसा जाया कर सकते हैं? कैसे एक गरीब मुल्क में 47 लाख रुपया दिन का प्राइम मिनिस्टर के बैरून मुल्क दौरे का हो? कैसे एक गरीब मुल्क में 7 अरब रुपया ड्राइविंग में जाती उम्रा की सिक्योरिटी में 5-6 साल में खर्च हो, जबकि सबसे ज्यादा बच्चे मरे हैं जिस मुल्क में गंदा पानी पीने की बीमारियों से? 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में ना हो और हुक्मरान याशी करें, तो सबसे पहले गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिरेंगी, उसको पब्लिक पार्क बनाया जाएगा। गवर्नर हाउस को हम सोच रहे हैं क्या करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं शायद गेस्ट हाउस बना दें, म्यूजियम बना दें, लाइब्रेरी बना दें, लेकिन अवाम के लिए होगी। और पेशावर का जो गवर्नर हाउस है उस पर भी मेरी नजर है, उसको हम औरतों के लिए एक पार्क बनाएंगे। वहां पेशावर में औरतों के लिए कोई जाने के लिए पार्क नहीं, तो वो एक औरतों के लिए पार्क बन जाएगी। उस तरह कराची का गवर्नर हाउस है। ये जो बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज हैं, ये बजाय अवाम पैसे खर्च करे, अवाम के टैक्स पे करोड़ों रुपया इन पे खर्च होता है। हाँ, और मैं भूल गया, नथिया गली और मरी के जो गवर्नर हाउस हैं, इनको हम होटल बनाएंगे। इनसे जो पैसा बनेगा वो अवाम के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि गरीब कौम के हुक्मरान गरीब एक कौम के टैक्स के पैसे पे आशिया करें। तो इंशाल्लाह एक टैक्स कल्चर बनाएंगे। लोगों को जिस तरह मगरिब में एहसास होता है कि अवाम का टैक्स अवाम पे, इंशाल्लाह मैं आपको इसी पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह यही पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा होगा, कभी किसी के सामने हम झुकने नहीं दूंगा। मेरा ये तीसरा वादा है नया पाकिस्तान का, कि ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, ना अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने दूंगा। है अब इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है। अच्छा, अब और नौजवानों, जो सबसे ज्यादा चीज आपको तकलीफ देती है, बेरोजगारी, मेरा ये आपसे 5वां वादा है कि इस मुल्क में अभी आतिशबाजी नहीं, इसी पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम ठीक करेंगे, इदारे मजबूत करेंगे। करप्शन, मैं आपसे फिर से कहता हूं, करप्शन पे आपको काबू पाके दिखाऊंगा। गवर्नेंस सिस्टम ठीक करके इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी। सबसे ज्यादा सरमायाकारी
बैरून मुल्क पाकिस्तानी करेंगे। पख्तूनख्वा में थोड़ा निजाम अभी ठीक हुआ है, वैसा नहीं जैसे मैं चाहता हूं। पुलिस ठीक हुई, जुर्म कम हुए, लोगों की जान और माल की हिफाजत हुई, करप्शन नीचे गई। आज पख्तूनख्वा में जितनी सरमायाकारी आ रही है, पख्तूनख्वा की तारीख में कभी इतना पैसा नहीं आया। शुगर सीमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। पहली दफा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। पहली दफा बाहर से लोग रिफाइनरीज लगाने आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, रोजगार मिलेगा। तो ये सोच लें कि जिस दिन हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक किया, बाहर से आपका सबसे बड़ा असासा है बैरून मुल्क पाकिस्तानी। उनके पास अरबों डॉलर है। हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अपने लोग हैं। लेकिन वो तब आएंगे जब इंशाल्लाह हम नए पाकिस्तान में नया निजाम लाएंगे, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करेंगे, करप्शन पे काबू पाएंगे। और अगला वादा, जो आखिरी वादा मेरा, मेरिट का सिस्टम लेके आएंगे। मेरिट लेके आएंगे पाकिस्तान में। आज भी मुझे फख्र है कि पख्तूनख्वा में सरकारी भर्तियां एनटीएस सिस्टम पे होती हैं, पुलिस में और भी इदारों में। इंशाल्लाह सारे इदारों में अब हम एनटीएस सिस्टम लेके आएंगे। और जो मैं परवेज खट्टक को एक बात कहना चाहता हूं खास तौर पे, कि क्लास 4 में भी एनटीएस सिस्टम लेके आएंगे। ये जो मेरे एमपीज को कोई तकलीफ ना हो, एमएनएस को तकलीफ ना हो ये सुन के कि आगे से आपको कोई क्लास 4 की नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो भी हम मेरिट के ऊपर लेके आएंगे। बल्कि मैं तो समझता हूं नुकसान है, पता नहीं क्यों थोड़ी सी नौकरियां देके लोगों को आप अपसेट करते हैं। तो बेहतर यह कि सारा सिस्टम, जो भी नौकरी हो, मेरिट के ऊपर हो, एनटीएस सिस्टम पे। सारे जो आप अब देख रहे हैं, ये याद रखना कि सबसे ज्यादा चीज जो एक माशरे को ऊपर लेके जाती है वो मेरिट है। जितनी बेहतर जमहूरियत, उतनी ज्यादा मेरिट। जमहूरियत बादशाहत को पीछे छोड़ गई। इलामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान पीछे इसलिए रह गए कि मगरिब में जमहूरियत आ गई और मुसलमान दुनिया में डिक्टेटर्स और बादशाह रह गए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर जब हम मेरिट लेके आएंगे, ये मैं आप एक और वादा करता हूं, बाकी स्पोर्ट्स का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि सिर्फ क्रिकेट में मेरिट लाके, इदारा करके, कोई पाकिस्तान को क्रिकेट में इंशाल्लाह शिकस्त नहीं देगा। सिर्फ मेरिट लाके। जब एक माशरे में मेरिट और इंसाफ होता है, वो माशरा ऊपर चला जाता है। मैं आप मुझे यह बताएं, मुझे पता आप थक रही हैं, सुन के जाएं आप मेरी बात। मुझे यह बताएं, मैं बोल रहा हूं, मुझे यह बताएं कि अगर नवाज शरीफ गया था तो नून लीग को शहबाज शरीफ के अलावा कोई नहीं मिला। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, मैं नून लीग वालों आपसे तो बहुत बुरी हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको 1 साल लटकाया छोड़ा। अगर जमहूरियत होती आपकी पार्टी में, तो जिस दिन नवाज शरीफ का पनामा का केस हुआ था, नवाज शरीफ को साइड पे होना था और किसी और ने ऊपर उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। आइसलैंड के अंदर जब उनके प्राइम मिनिस्टर का पनामा में केस आया, नाम आया, उसने रिजाइन किया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया, जमहूरियत आगे चली गई। यहां क्योंकि नून लीग के अंदर जमहूरियत नहीं है, एक फैमिली पार्टी है। नवाज शरीफ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठा रहा 1 साल, उनकी बेटी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उधर पंजाब में शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा छुटकू
हमजा शरीफ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। यानी मुझे बताएं नून लीग वालों, आपको पता है कि ये जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। ये जमहूरियत नहीं है, ये बादशाहत है। और बादशाहत, दुनिया की तारीख बताती है कि बादशाहत पीछे रह गई, जमहूरियत आगे चली गई। जमहूरियत का मतलब होता है मेरिटोक्रेसी, मेरिट। जो जमहूरियत में लीडर आता है वो मेरिट पे आता है। इसलिए जो बादशाह थी, जिधर खून के ऊपर रिश्तेदारी पे बादशाह बनते थे, वो दुनिया ने तारीख बताती है पीछे रह गई। तो नून लीग वालों, बात आप जमहूरियत के करते हो और अपनी पार्टी को एक खानदान आपकी हुकूमत कर रहा है। और वो जब खानदान फंस गया करप्शन में, तो साथ नून लीग को भी नीचे ले गया। बर्तानिया की जो सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उसको ऑपोजिशन ने शिकस्त नहीं दी थी। उसकी अपनी पार्टी ने उसको कहा था कि अब आप छोड़ें, आप हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहे हैं। पार्टी ने फारग किया। टोनी ब्लेयर को, लेबर पार्टी का ताकतवर प्राइम मिनिस्टर था, इलेक्शन नहीं हारा। लेबर पार्टी ने कहा कि आप बोझ बन गए हैं, आप हटें और किसी और को आने दें। तो इन नून लीग वालों को जो इन्होंने तड़पाया है शरीफ खानदान ने, करप्शन उनकी, और नून लीग वालों को उस करप्शन को डिफेंड करना पड़ता था। आप देखते थे अदालत से बाहर निकलते थे, आपको याद ही होगी वो शक्लें, मुझे उनको पर तरस आता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके बच्चे उन्होंने उनको माफ कर दिया होगा जितने झूठ बोले उन्होंने बाहर निकल के। अख्तर द खुशलो संदरवाया वतन दे दो पुख्तो द पुख्तनो संदरवाया। हमने मुल्क में जब मेरिट लेके आएंगे पार्टीज के अंदर, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ में जैसी जनरल इलेक्शन खत्म होगा, पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे। पार्टी के अंदर इमरान खान का कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, इलेक्ट करके पार्टी के नुमाइंदे ऊपर लेके आएंगे। और आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी में देख रहे हैं कितने मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन आप देखें मुराद सईद जैसे नौजवान खुद ऊपर आए हैं, खुद अपनी सलाहियत से ऊपर आए हैं, मेरिट के ऊपर आए हैं। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक मिसाल की पार्टी बनेगी, मेरिट वाली। कभी इमरान खान के ऊपर केस हुआ, अभी भी मेरे पर अदालत का केस है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, एक बात मैंने की, मनी ट्रेल पे जो झूठ निकली, एक बात, इनकी तो सारी दास्तान है झूठ की। मेरी अगर एक बात सुप्रीम कोर्ट में निकले, जो भी मैंने उनको कहा है, एक बात झूठ की निकली, मैं खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ में हम मेरिट लेके आएंगे, पाकिस्तान में मेरिट लेके आएंगे। ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है इसको खत्म करेंगे। और मैं अभी जो करप्शन की जंग है, अभी शहबाज शरीफ आएंगे या दूसरे ये जो अब्बासी इसको लेके आ रहे हैं, खाकान अब्बासी, इंशाल्लाह मैं अब खाकान अब्बासी तुम्हें भी कह रहा हूं, शहबाज शरीफ तुम्हें भी कह रहा हूं, तैयार हो जाओ हमारा मुकाबला करने के लिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। और मैं आसिफ जरदारी आपको भी पैगाम दे रहा हूं कि आसिफ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी। हमारी जंग कोई शरीफ खानदान के खिलाफ नहीं थी, करप्शन के खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और मुझे पता है कि पख्तूनख्वा के अंदर एक नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा साथी है। इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान आपके पीछे भी आएंगे हम। वतन दे दो पुख्तो द पुख्तनो संदरवाया। अच्छा जी, आखिर में मैं अब
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सारे वो लोग जिन्होंने 21 साल मेरे साथ स्ट्रगल की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कई उनमें से थक गए, घर बैठ गए। हर किसी में कप्तान जितना स्टेमिना नहीं होता, तो थक गए। लेकिन मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज सोशल मीडिया का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा नया हथियार निकला है कि हमें मीडिया के गॉडफादर अब हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हमें जिस तरह शकील उर रहमान ने, उसके मुंह से सच निकल गया। उसने कहा कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं सहाफत सुहावत नहीं जानता। मतलब ये है कि जिधर से मुझे पैसा मिलेगा मैं तो उसके साथ चलूंगा, चाहे वो कौम का सबसे बड़ा मुजरिम भी हो। तो शकील उर रहमान ने तो उसके साथ जाना है, क्योंकि उसकी कीमत लग जाएगी। रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज खास तौर पे उन एंकर्स का और उस मीडिया का, उनको मैं आज खैराते तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जो डटे रहे हैं, जो खड़े रहे हैं, जो सच और हक पे खड़े रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनमें बड़े बड़े हीरोज थे, जिन्होंने, कौम ने खुद देख लिया कि कौन वो थे जो अपने ज़मीर के मुताबिक प्रेशर लेके खड़े थे, और कौन वो थे जिन्होंने अपने ज़मीर की कीमत लगाई हुई थी। मैं नाम नहीं लेता, कौम सब जानती है। मैं आखिर में एक बात जाने से पहले करना चाहता हूं। एक बात, उस बात से पहले डॉक्टर यास्मीन मेरे सामने खड़ी है। डॉक्टर यास्मीन शहबाज शरीफ तुम्हारा मुकाबला करेंगी, और मैं आज ही पेशेंट गोई कर रहा हूं कि तुम्हें शिकस्त देंगी। अच्छा, मैं अब आखिरी बात करता हूं। ये मैं अपनी दिल की बात करने लगा हूं। मैं 21 साल, ये सुन के जाएं, 21 साल मैंने अल्लाह के लिए, अपने मुल्क के लिए कोशिश की, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे बड़ी इज्जत दी। ये जो माफिया था, इन्होंने हर किस्म की बातें की। तकलीफ हुई मुझे तकलीफ हुई कि मेरे बाप को, मेरे वालिद को इन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर हर किस्म की एलिगेशन लगाई। हालांकि मेरे वालिद साहब, जब मैं 6-7 साल की उम्र में था, वो गवर्नमेंट सर्विस तो छोड़ चुके थे। उसका भी मुझे लेकिन इज्जत अल्लाह देता है। मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई जब इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पे इल्जामात लगाए। मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि ये पाकिस्तानी कौम ने मिलके, ये सारी कौम ने ये इतना बड़ा इदारा बनाया, और फिर ये कौम ही इसको चला रही है। और इसके बनाने में पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों ने जो कैंपेन की, उसकी तारीख लिखी जाएगी कि उन्होंने किस तरह पैसे इकट्ठे करके इस अस्पताल को बनाया। और आज यही पाकिस्तानी कौम इस अस्पताल को चला रही है, और ये वाहिद अस्पताल है दुनिया के अंदर। और अब दूसरा पेशावर में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, ये दुनिया में 2 वाहिद कैंसर अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जो 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं, और जो इंसानों में फर्क नहीं करते। एक बिस्तर पे पैसे देने वाला मरीज होता है, दूसरे बिस्तर पे मुफ्त इलाज हो रहा होता है। अस्पताल फर्क नहीं करता उनमें, इंसानों को इंसान समझता है। और मुझे फख्र है, और मुझे इतनी तकलीफ हुई
कि इन्होंने कहा कि शौकत खानम से मैं घपला हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, अगर अस्पताल में कोई गलत काम हो रहा है खैराती इदारे में, तो आपको उनको पकड़ के फांसी लटकाना चाहिए। आप इल्जामात लगा रहे हैं गवर्नमेंट में बैठ के। यकीन करें, मैं अगर गवर्नमेंट में हूं और कोई खैराती इदारे में चोरी करे, मैं उसको सीधा जेल में पहुंचाऊं, छोड़ू ना उसको मैं। लेकिन मुझे आखिर में जो मैं बात करना चाहता था आपसे, जो मैंने कभी पहले नहीं की, मुझे जो तकलीफ हुई, जो मैंने कभी इसका इजहार नहीं किया, इन्होंने एक 21 साल की लड़की इंग्लैंड से मुसलमान होके आती है पाकिस्तान, जमायमा खान मेरे साथ शादी करती है, 21 साल की थी वो। नहीं सुने ये बात नहीं है, सुने। 21 साल की लड़की के ऊपर, जब वो उस घराने से, एक बड़े घराने की लड़की थी, उस घराने से जब वो मुसलमान होती है, आज भी 95 मई जून के बरतानिया के अखबारों को गूगल करें, अब तो सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त है, तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई जब वो मुसलमान हुई। बरतानिया के मीडिया ने उसको बड़ा बुरा भला कहा कि कैसे मुसलमान हो सकती है। वो मुसलमान होकर पाकिस्तान आती है। ये जो मैं जो मजलूमियत देखता हूं, मासूमियत इनकी शक्लों पे देखता हूं, जो कल नवाज शरीफ ने फिर से मजलूम और मासूम बने, और जब ये JIT के सामने जा रहे थे तो सारा खानदान ही मजलूम बना हुआ था। जो इन्होंने उस 21 साल की लड़की से किया, पूरी कैंपेन चलाई कि वो यहूदी लॉबी की साजिश है। अब मुझे पता है कि उसके ऊपर क्या गुजरी, यानी एक लड़की के ऊपर एक मुसलमान होके आती है, वहां तनकीद होती है, अपना घर छोड़ के आती है, खाते पीते घर की लड़की थी। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई उसके ऊपर कि ये यहूदी लॉबी है, ये यहूदियों ने साजिश कर दी पाकिस्तान में। उसके बाद जो मुझे असल में आज बात करना चाहता हूं, मैं आपको इनकी असलियत बताना चाहता हूं। जब ये मजलूम बने तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी असलियत क्या है। इन्होंने उसके ऊपर टाइलों का केस, उसने अपनी टाइलें यहां से खरीद के अपनी मां को भेज रही थी लंदन, इन्होंने वो टाइलें रोक के कहा कि ये एंटीक टाइलों की स्मगलिंग कर रही है। उसके ऊपर केस कर दिया, उसके ऊपर FIR काट दी। सोचे 23 साल की लड़की बेचारी, और वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और अगर टाइलों का केस हो जाए तो आप सीधा जेल में जाते हैं, उसकी कोई बेल नहीं है। वो बेचारी 9 महीने पाकिस्तान से बाहर रही, इस डर से कि जेल में ना डाल दें उसको। ये इनकी असलियत है। ये जो मासूम चेहरे बना लेते हैं, उस बेचारी से जो इन्होंने किया, और जो एक ही मुझे तकलीफ है, कुर्बानी एक है कि मेरे बच्चे चले गए, कि जब वो गई बच्चे गए। इनका तो खुदा पैसा है, मेरा सब कुछ मेरे बच्चे थे। और वो आज जब ये नवाज शरीफ गया तो उसने 2 ट्वीटें की। एक उसने कहा कि इन्होंने मुझे ये जो यहूदी लॉबी कहते थे, और दूसरी उसने ट्वीट की कि इन्होंने मेरे ऊपर टाइलों का केस किया था। अभी तक वो नहीं भूली। सोचें उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। सोचें उस लड़की को जो मुसलमान होकर पाकिस्तान आई, इन्होंने सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए उसके ऊपर क्या किया। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क का सौदा करेंगे। ये जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। वो जबकि कश्मीर के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं,
बेचारे अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, सारा कश्मीर खड़ा हुआ है, आजादी मांग रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये यहां मैं इसके मेरे लफ्ज नहीं है इस घटिया आदमी का नाम लेते हुए, आजाद कश्मीर के लोगों, तुम्हें इसके बाद मुजाहरे करने चाहिए इस जलील आदमी के तरफ कि एक चोर को बचाने के लिए, एक आदमी जो इस मुल्क की चोरी करके पैसा बाहर लेके जाता है और पकड़ा गया, और जो पकड़ा गया है अरबों रुपया यहां से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, जो नवाज शरीफ बाहर लेके गया, बच्चों के नाम पे बाहर पैसे रख दिए, चोरी यहां से की, पैसे उन बच्चों के नाम बाहर रख दिए, और कहता जी मेरा कसूर क्या है। और ये जलील आदमी जो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, इसको शर्म नहीं आई। मैं आज आजाद कश्मीर के लोगों आपको कहता हूं, इसके घर के बाहर निकलो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, जिंदा कौम बनो, इसको बताओ कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, जो कि करप्ट आदमी के पीछे इतनी बड़ी बात कर दो जो इसने बात की कि हम, यानी क्या बात की इस जलील आदमी ने। और मैं ये भी आपको कह दूं कि ये शरीफ खानदान अपनी चोरी बचाने के लिए हमारे दुश्मनों के साथ मिलेगा। डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स वो था जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है नरेंद्र मोदी के जी, नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है, पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों के पीछे। जो दुश्मनों की जुबान थी वो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, इसके मीडिया सेल से निकली। इससे ज्यादा बड़ी गद्दारी क्या है? और इसने क्यों कहा? क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका के अंदर इंडियन लॉबी और इजरायली लॉबी एक हैं, और ये उनसे बचाना चाह रहा था पैनमा से, ताकि अपनी चोरी बचा सके। तो पाकिस्तानियों, ये मासूम चेहरों से, ये मजलूम चेहरों पे तरस ना खाना। ये मजलूम और मासूम 30 साल चेहरे दिखा के इन्होंने जो इस मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन से बड़ा जुर्म है। करप्शन तो चोरी है ना, एक घर है उसमें चोरी हो रही है, घर गरीब हो रहा है, मकरूज हो रहा है। करप्शन का मतलब चोरी करके आप, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बाहर पैसा लेके जाओ। 1000 अरब रुपया हर साल इस मुल्क का मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर जाता है। 1000 अरब रुपया। शौकत खानम पेशावर 4 अरब में बना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, 4 अरब में बना है। और 1000 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी होकर हर साल बाहर जाता है। और सबसे बड़ा मनी लॉन्डर प्राइम मिनिस्टर, दूसरा जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर, फिर ये जो अभी ड्रामे करेगा शहबाज शरीफ, ये मनी लॉन्ड्रर, फिर सईद अहमद जो नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट, वो मनी लॉन्ड्रर। सारे मनी लॉन्ड्रर ऊपर बैठे हुए हैं। उधर आसिफ जरदारी, उतना बड़ी मनी लॉन्ड्रर वो है। ये उसको कैसे पकड़ेंगे? ये जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये दूसरों को कैसे पकड़ सकते हैं? तो हम, ये मुल्क लूटा जा रहा है, यहां का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, मकरूज हो रहा है। 1 साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है, 10 अरब डॉलर। आज इसने 35 अरब डॉलर कर्जा लिया है। जब ये आसिफ जरदारी आया था, हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था। आज हर पाकिस्तानी पे 1,25,000 कर्जा चढ़ चुका है, क्योंकि ये चोरी करके पैसा ले जाते हैं, मुल्क को मकरूज कर रहे हैं। हमने अभी जो जंग है करप्शन के खिलाफ, वो जीती नहीं है, वो इंशाल्लाह जीतेंगे। जीती नहीं है इंशाल्लाह। मैं अभी आज शहबाज शरीफ आपको कह रहा हूं, जितने आपके साथ करप्ट माफिया है,
LNG अब्बासी, आपको कह रहा हूं, आप बिल्कुल ना ये समझे कि नवाज शरीफ चला गया तो अब आप खाएंगे यहां। आपके पीछे आ रहा हूं और आज से जरदारी आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब किया और इस खिताब में उनकी जानिब से तनकीद की गई शरीफ फैमिली पर, मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर। साथ ही साथ हमने ये देखा कि उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने कौम का बदला लिया है, हिसाब ले लिया है और चोर और लुटेरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ज़मीन